हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं उनको बहुत ही विस्तार में कवर करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, या फिर वो प्लेसेस इन न्यूज से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, किसी भी चीज़ से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। और दोस्तों, उस क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई आर्टिकल हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है। तो आप जब हम उस आर्टिकल का डिस्कशन कर रहे हो बहुत ध्यान से देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। तो चलिए इसी के साथ में देख लेते हैं दोस्तों कि आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला आर्टिकल है आज का, इंडियन विन बिग एट ग्रैमीज, शक्ति टेक्स होम ऑनर्स। देखिए, ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि हमारे यहाँ जो है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले आ चुके हैं। हम उनके बारे में देखेंगे कि कितने लोगों को ग्रैमी मिला और किन किन फील्ड में मिला है और कितने ग्रैमीज मिले हुए हैं। आगे की न्यूज़ होगी दोस्तों, सीबीएसई अर्जेस स्कूल्स टू प्रिपेयर फॉर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रोल आउट। सीबीएसई ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को जो है लागू करने के लिए बोल दिया है अपने स्कूल्स वगैरह में। आगे की आर्टिकल होगी दोस्तों, चंडीगढ़ पोल इंसिडेंट, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है चंडीगढ़ में मेयर का जो है चुनाव हुआ था, वहां का हम कुछ देखेंगे, कुछ न्यूज़ है इंपॉर्टेंट पहले ही पेज पे, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे दोस्तों। अगला आर्टिकल होगा, मंथ्स बिफोर लोकसभा पोल, लॉर्ड राम लूम्स लार्ज इन यूपीज, रुपीज 7.36 लाख करोड़ बजट। यूपी का बजट आ चुका है दोस्तों, तो हम देख लेंगे क्योंकि यूपी का एग्जाम नजदीक है, यूपी पीसीएस का है, चाहे वो आरओ का है 11 फेब को। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस पे मोटे मोटे चीज़ की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली हुई हैं, क्या बजट एलोकेट किया गया है, थोड़ा सा वहाँ पे फॉलो अप कर लेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला आर्टिकल है हमारा, हायर ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत लीड्स टू बेटर हेल्थ आउटकम्स। इस पे भी 2-3 दिन से आर्टिकल लगातार निकल रहे हैं, तो हम इसको भी देखेंगे अच्छे से एक बारी दोस्तों। बिल टू चेक चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स इंट्रोड्यूस्ड। ये चेक है दोस्तों, ये सी होगा यहाँ पे। गवर्नमेंट एग्जाम्स में चीटिंग के लिए एक बिल लाया गया है, उसके बारे में देखेंगे। आप लोग तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि आपको कितनी ज्यादा सजा दी जा सकती है अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो। आगे का आर्टिकल होगा, द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस दैट डाइड इन द लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे एशियाटिक लायंस के बारे में कुछ निकला हुआ है, कितने लायंस मर गए हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि एशियाटिक लायन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें हैं। अगला होगा, स्विफ्ट सेट्स रिकॉर्ड विद ग्रैमी विन्स। इसको हम ग्रैमी अवार्ड के ही साथ में देख लेंगे कि टेलर स्विफ्ट ने ग्रैमी अवार्ड में क्या रिकॉर्ड सेट किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन के साथ में, देखते हैं कि हमारे आज के सारे आर्टिकल्स क्या क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है आज का हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमारा PYQ है 2019 का दोस्तों। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। एंड द सेकेंड statement is double humped camel is naturally found in India only. And third statement is one horned rhinos is naturally found in India only. Which of the statement given is are correct? ऑप्शन ए है आपका 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली, डी है आपका 1, 2 and 3 ओनली। तो चलिए इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है, पहला हो गया आपका। दूसरा हो गया, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। तीसरा हो गया आपका, 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है, हमें बताना है दोस्तों। 1 ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं हम। हमारा एक आर्टिकल होगा इससे संबंधित, एशियाई लायंस के ऊपर न्यूज़ भी है, तो आप जो है देने का प्रयास करिएगा आंसर। दोस्तों बहुत ही सैड न्यूज़ है हमारे लिए, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। करिए तो यार, इतनी क्या हो गई, इतनी भी मेहनत का काम नहीं सब्सक्राइब करना। हम मेहनत यहाँ पे हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा तो एफर्ट डालिए, थोड़ा सा बस सब्सक्राइब करने में तो क्या ही एफर्ट लगता है दोस्तों। तो हमें सब्सक्राइब करिए। देख रहे हैं आप कितने परसेंट में लोग देखते तो हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोराल थोड़ा और बूस्ट हो, हमारी टीम का मोराल बूस्ट हो, जिससे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाते रहें दोस्तों। चलिए हम पहले आर्टिकल की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। देखिए, कहा जाता है ना
कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी बात में हम पहला आर्टिकल देखते हैं। आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे, हमें अच्छी तरह से मालूम है, एग्जाम आप लोगों का नजदीक है। देखिए, आप डर कर चीजों से बैठ जाएंगे तो वैसे भी चीजें हाथ में नहीं है आपके, लेकिन आप लगातार चीजों से लड़ते रहेंगे, अपने डर से लड़ते रहेंगे, अपने फियर से लड़ते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको जीत जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ में दोस्तों हम शुरू करते हैं। आप आज का अपना पहला आर्टिकल देख रहे हैं। आप यहाँ पे ये लोग भी कभी नहीं डरे और आज के टाइम पे ये, तो इसी के साथ में देखिए दोस्तों, ये लोग भी कभी नहीं हारे, लगातार लगे रहे और आज के टाइम पे देखिए इन सभी को जो है ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है म्यूजिक के फील्ड में। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है, इंडियंस विंस बिग एट ग्रैमीज, शक्ति टेक्स होम ऑनर्स। ये शक्ति जो है सॉन्ग है किसी एल्बम का, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। उसी में हमारे जो है शंकर महादेवन, तबला माइस्ट्रो उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक हमारे कौन से हैं, जाकिर हुसैन जी, उनको सबसे ज्यादा मिला है, 3 अवार्ड एक ही बार में मिला है यहाँ पे ग्रैमी में उनको। अगले हैं फ्लूटिस्ट राकेश चौरसिया, जो कि बांसुरी वादक हैं, क्या नाम है उनका, राकेश चौरसिया, उन्होंने 2 प्राइज यहाँ पे लिया है ग्रैमी अवार्ड में। सिंगर शंकर महादेवन, आपने इनके गाने भी बहुत ज्यादा सुने होंगे, मितवा आपने सुना होगा जहां तक है। शंकर महादेवन, वायलिनिस्ट गणेश राजगोपालन एंड परकशनिस्ट एस विनयक्रम बैक्स 1 ईच। देखिए 1 2 5 लोगों ने यहाँ पे, ये परकशनिस्ट मतलब कि आप देखेंगे कहीं पे जहाँ पे म्यूजिक फेस्ट होता है वहां पे पीछे कुछ ऐसे ड्रम सा लेकर के बैठे रहते, दोनों हाथ से बजाते हैं, बीच बीच में जो है वो म्यूजिक देते हैं दोस्तों। तो उन्हीं को हम जो है ये ताल वादक कह लीजिए आप, ताल वादक मतलब उनमें ताल देने के लिए बैठे रहते हैं, वो ड्रम के साथ में 3-4 ड्रम्स होते हैं, उन्हीं को जो है परकशनिस्ट बोलते हैं हम। वो कौन से हैं हमारे, विनयक्रम जी, एस विनयक्रम जी, उन्होंने जो है 1 अवार्ड उनको मिला है। हमारे जो है वायलिनिस्ट जो वायलिन बजाते हैं गणेश राजगोपालन, उनको मिला हुआ है, महादेवन जी को 1 मिला हुआ है, बाकी 3 जाकिर हुसैन को मिले हैं, 2 हमारे बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कुछ कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनको जो है किस चीज के लिए मिला है, किस एल्बम के लिए और किस गाने के लिए मिला है, यहाँ पे बात कही जा रही है कि शक्ति फ्यूजन है, मतलब कि कुछ ग्रुप का सॉन्ग है जिसमें सारे लोग ने परफॉर्म किया हुआ है, तो उसके लिए मिला है वन ग्रैमी ईच एट अ ग्लिटरिंग सेरेमनी हेल्ड ऑन संडे नाइट। शक्ति वॉन द 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक। किस कैटेगरी में मिला है इनको, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक की कैटेगरी में मिला हुआ है दोस्तों, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक की कैटेगरी में मिला हुआ है दोस्तों। 1 सेक, हाँ, इनको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक की कैटेगरी में मिला हुआ है शक्ति को, फॉर दिस मोमेंट। ये जो है कोई इनका एल्बम है जिसमें ये जो है ये गाना है, उसमें जो है इनको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, द एल्बम फीचर्स द 4 इंडियंस एज वेल एज इट्स फाउंडिंग मेंबर लीजेंडरी ब्रिटिश गिटारिस्ट जॉन मैकलॉफिन। ये जो है ब्रिटिश गिटारिस्ट हैं, गिटार बजाने वाले, इन्हीं के साथ में जो है इन्होंने ये एल्बम बनाया है। बाकी और 4 लोगों ने मिल करके, जो हमारे वायलिनिस्ट हैं, जो बांसुरी वादक है, तबला वादक है, सब ने मिल करके जो ये बनाया, और सबको जो है इसके लिए शक्ति के लिए नाम याद रखिएगा, ये शक्ति जो है ये फ्यूजन है, फ्यूजन ग्रुप शक्ति, और ये एल्बम का क्या नाम है, दिस मोमेंट। इसी के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नॉमिनेशन में हमारे यहाँ से कई जो है और गए थे, जैसे 8 गए थे। द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी हैड 8 नॉमिनीज। जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 8 नॉमिनी थे, जिनमें से हमारा एक सा कौन था नॉमिनी, जिनको हमने वहां पे लिस्ट किया था, वो था अबंडेंस इन मिलेट। ये पीएम मोदी के ऊपर है। अ सॉन्ग बाय फालू एंड फीचरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किनका सॉन्ग है, फालू का सॉन्ग है, और इनमें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फीचर किया गया था। और अगला एक और था, वो क्या है, शैडो फोर्सेस को भी नॉमिनेट किया था हमने वहां पे, बाय आरूज आफ्ताब, विजय अय्यर एंड
शहजाद इस्माइली एंड एक और था, वो क्या है, अलोन। अलोन को भी हमने इसमें जो है शामिल किया था, अलोन को, बाय बुराना बॉय, बाय बुराना बॉय। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे इनको ये मिला हुआ है। बाकी अगला है राकेश चौरसिया, नेफ्यू ऑफ लीजेंडरी फ्लूटिस्ट, कौन से थे, हरि प्रसाद चौरसिया, इनके जो है भतीजे हैं ये। और ये भी हरि प्रसाद चौरसिया भी काफी लीजेंडरी जो है बांसुरी वादक है हमारे यहाँ के, हरि प्रसाद चौरसिया, इन्हीं के ये भतीजे हैं। बैक टू ग्रैमीज एज अ पार्ट ऑफ द एंसेम्बल ऑफ अमेरिकन बेंजो प्लेयर बेला फ्लेक, अमेरिकन बेंजो प्लेयर बेला फ्लेक है, एंड अमेरिकन बेसिस्ट एडगर मेयर फॉर पश्तो एज वी स्पीक। क्या क्या है जिनमें जो है इन जो हमारे बांसुरी वादक है उनको क्या क्या किस में मिला हुआ है, ये अमेरिकन बैंड के साथ में अमेरिकन बेंजो प्लेयर हैं, वो क्या है, बेला फ्लेक, एंड अमेरिकन बेसिस्ट जो बेस वाला काम करते हैं, बेस देने का, एडगर मेयर, एंड फॉर जो है इन्हीं के साथ मिलकर के हमारे राकेश चौरसिया को मिला है किसमें, पश्तो गाना है कोई उसके लिए, एंड एज वी स्पीक, पश्तो एंड एज वी स्पीक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देख लिया एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थी, और इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं कि ये ग्रैमी अवार्ड क्या है। अगर ये हमारे यहाँ के पांच लोगों को ग्रैमी अवार्ड मिला है दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ग्रैमी अवार्ड क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ये हैं आपके शंकर महादेवन जी, बाकी आप देख लीजिएगा कौन कौन लोग हैं सारे के सारे। चलिए, इनके गाने मैंने बहुत सुन रखे हैं, तो मुझे एकदम से पूरा आइडिया है कि शंकर माँ इन्होंने कुछ ऐसा गाने का रिकॉर्ड बनाया था जिसमें एक सांस में इन्होंने कुछ मिनट का लगातार गाना गाया था, आपने सुना भी होगा, कंटिन्यूअसली बिना सांस को जो है कट किए हुए। सच में दोस्तों वो गाना तो देख करके मुझे लगता है कि सांस कब जो है अटक जाएगी। हम तो कभी इतना कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ही मुश्किल काम है, नहीं हो पाता हमारे लिए, तो एक एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, द ग्रैमी अवार्ड्स स्टाइल्ड एज ग्रैमी और सिंपली नोन एज द ग्रैमीज आर अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट की रिकॉर्डिंग एकेडमी है, वो प्रेजेंट करती है ये ग्रैमी अवार्ड। आगे, रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री में जो है कोई भी बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है उसको ये रिकॉग्नाइज करती है ये ग्रैमी अवार्ड। दे आर रिगार्डेड बाय मेनी एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड सिग्निफिकेंट अवार्ड इन द म्यूजिक इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये अवार्ड है। दे वर ओरिजिनली कॉल्ड द ग्रामोफोन, ये पहले जब आया था तो इसको पहले हम क्या कहते थे, ग्रामोफोन अवार्ड कहते थे, क्योंकि इसमें एक ग्रामोफोन की ट्रॉफी दी जाती है जो कि ट्रॉफी डिपिक्ट्स अ गिल्डेड ग्रामोफोन, एक गिल्डेड ग्रामोफोन दिया जाता है, तो उसी के नाम से पहले हम इसको ग्रामोफोन अवार्ड बोलते थे, बाद में ये ग्रैमी अवार्ड के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। द ग्रैमीज आर द फर्स्ट ऑफ द बिग 3 नेटवर्क्स, 3 और नेटवर्क्स है, मेजर म्यूजिक अवार्ड्स हेल्ड एनुअली एंड आर कंसिडर्ड वन ऑफ द 4 मेजर एनुअल अमेरिकन एंटरटेनमेंट अवार्ड। 4 बहुत ही प्रमुख अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे आप सुनते हैं ऑस्कर का नाम, ऑस्कर अवार्ड्स, जिसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। एकेडमी अवार्ड्स हो गया एक, दूसरा हो गया एमी अवार्ड्स। ये एकेडमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड जिसको हम बोलते हैं फिल्म के लिए, मूवीज जो होती हैं उनके लिए दिया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से अब की बारी कुछ नॉमिनेट हुई थी, फिर उसके बाद वो आगे जा ही नहीं पाई। और पिछली बारी किनको मिला हुआ था, जो एलिफेंट विस्परर को, इंडिया की थी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। द एमी अवार्ड्स फॉर टेलीविजन, एमी अवार्ड मिलता है टेलीविजन में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एंड द टोनी अवार्ड्स फॉर थिएटर, थिएटर के लिए कौन सा है, टोनी अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा, टोनी अवार्ड। और एमी अवार्ड क्या है, टेलीविजन के लिए। द फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन May 4, 1959 को पहली बार हेल्ड किया गया था फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड, जो कि 1958 में मिलने वाले किसी गाने को दिया गया था। द म्यूजिकल अकम्पलिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 1958 आफ्टर 2011 सेरेमनी द रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, एकेडमी ओवरहॉल्ड मेनी ग्रैमी अवार्ड्स कैटेगराइज्ड फॉर 2012। In 2023, Grammys faced significant backlash for debuting a new award called the Dr. Dre Global। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसको काफी उसका क्रिटिसिज्म मिला था कि इसके लिए डॉक्टर ड्री ग्लोबल करके इन्होंने एक जो है अवार्ड की और घोषणा की थी, ग्रैमी वालों ने ही अपने अंडर में। लेकिन जो डॉक्टर ड्री थे, इनके ऊपर जो है डोमेस्टिक
एब्यूज का काफी ज्यादा केस वेस चल रहा था, तो इसकी वजह से लोगों ने काफी बैकलैश किया था इस चीज के लिए। द 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स फीचरिंग अ टोटल ऑफ 94 कैटेगरीज, अब की बार का 66th जो है एनुअल ग्रैमी अवार्ड था इस बार जो दिया गया, वॉज प्रेजेंटेड February 4, 2024। इंडियन कंपोजर बेंगलुरु बेस्ड रिकी केज, इसके पहले भी मिला हुआ है, इसके पहले कि इनको मिला हुआ है। इंडिया के कंपोजर हैं, बेंगलुरु के हैं वो, उनका नाम क्या है, रिकी केज। रिकी केज वॉन अ ग्रैमी फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम, इनके ऑडियो एल्बम के लिए इनको ग्रैमी मिला हुआ है दोस्तों, रिकी केज को पहले भी, इसके पिछली बार भी, और तीसरी बार उनको मिला हुआ है। देखिए जो लीजेंड्स लोग हैं, हम क्या है, हम जो इतनी ज्यादा पॉपअप होती है हमारे सामने, हम उन्हीं को देखते रह जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इनका तो नाम भी आप लोग नहीं सही से जानते होंगे, रिकी केज का, लेकिन जबकि इतने बड़े लीजेंड हैं, 3 इनको ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं इसके पहले भी, लेकिन कोई जानता भी नहीं है इनको। यही होता है दोस्तों, जो अच्छा काम करता है वो जल्दी हाईलाइट नहीं हो पाता, जो जितनी बकवास कर लेता है वो जल्दी हाईलाइट हो जाता है। रिकी केज वॉन अ ग्रैमी फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम फॉर हिज मोस्ट रिसेंट एल्बम डिवाइन के लिए मिला था, डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड। आगे मेकिंग हिम द ओनली इंडियन टू विन 3 ग्रैमी अवार्ड्स, ये पहले इंडियन थे जिनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिला था रिकी केज को। रिकी हैज प्रीवियसली वॉन 2 ग्रैमी अवार्ड्स अंडर द बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी, विंड्स ऑफ संसारा, मतलब इंग्लिश में इसी स्पेलिंग एम लगाते हैं बीच में, इसको हिंदी में बोलते हैं संसारा, विंड्स ऑफ संसारा मतलब संसार की हवाएं, 2015 में मिला था इनको, एंड डिवाइन टाइड्स 2022 में मिला हुआ है इनको 3 अवार्ड। इंडिया के पहले है ऐसे व्यक्ति, रिकी केज इनका नाम है, बेंगलुरु के हैं ये, इनको 3 ग्रैमी अवार्ड पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हम में से शायद कोई जानते होंगे कि ये जो है पहले से ही ग्रैमी अवार्ड विनर हैं हमारे यहाँ के। चलिए चलते देखिए दोस्तों, इस लड़की का तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब शी इज, क्या ही बोलूँ इनके लिए, तो मेरे पास शब्द नहीं रहता है। मतलब इतना कैसे कोई हो सकता है, कितना ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड ले, इतने रिकॉर्ड्स बना दे, और उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहे कि अगला आने वाला भी एल्बम ग्रैमी अवार्ड विन कर सकता है। आप समझ रहे हैं, 13वीं बार बैक टू बैक इनको जो है ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है टेलर स्विफ्ट को। आप जानते होंगे तो आपने गाने वाने कुछ सुने होंगे इनके, बैड ब्लड टाइप के, या व्हाट यू मेक मी डू समथिंग काइंड ऑफ, कुछ ऐसे गाने हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस गाने भी हैं इनके, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देख रहे हैं आप किसी का जो है डेडिकेशन किसी चीज़ को लेकर के, ये बंदी गाने खुद से लिखती है, कंपोज करती है, गाती भी है, परफॉर्म भी करती है, डायरेक्ट भी कर लेती है, मतलब कि इतना मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता है दोस्तों कोई, आप समझ रहे हैं। यहाँ हमारे लिए एक एग्जाम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है और हम हार मान के बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बंदी है जो सारे के सारे काम कर रही है और साथ में ही अवार्ड विन कर रही है। इनको लेकर के कुछ लोगों ने, बीच में ऐसा था कि जब टेलर स्विफ्ट थी तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इनका मजाक उड़ाया इनके डांस को लेकर के कि इनको डांस करना नहीं आता है, ठीक है। तो ये बीच में इन्होंने क्या किया, अपने डांस के ही ऊपर एक गाना बनाया और जिसमें इन्होंने खुद से डांस किया, जिस पे लोगों ने इनका मजाक बनाया था, उसमें उसके ऊपर इन्होंने एक गाना लिखा और उस गाने में खुद भी डांस किया, उस गाने को खुद गाया और वही गाना जाकर के ग्रैमी अवार्ड जीत गया। आप समझ रहे हैं, लोगों ने इनका मजाक बनाया था, उस मजाक को भी इस बंदी ने इतने पॉजिटिव तरीके से लिया और उसमें ही गाना बना करके जाके खुद बंदी अवार्ड लेकर के आ गई। मतलब लोगों के मुंह पे इतना करारा चाटा, आप समझ रहे हैं कितनी तेज लगता है ये। तो इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ दोस्तों। इनको टेलर स्विफ्ट वॉन एल्बम ऑफ द ईयर एट द ग्रैमी अवार्ड्स फॉर मिडनाइट्स। क्या नाम है इनके एल्बम का, एल्बम को मिला है, इनके एल्बम में कई गाने होंगे दोस्तों, आप समझ रहे हैं, मतलब कि एल्बम को पूरे मिला है इनको। क्या है, मिडनाइट्स एल्बम का नाम है इनके। ब्रेकिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विन्स इन द कैटेगरी विद 4। एल्बम की कैटेगरी में इनको सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से विन किया है, 4 मिले हुए इनको दोस्तों, और 13वीं बार इनको जो है ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। शी इज लीजेंड दोस्तों, शी इज लीजेंड। मैं इनके बारे में तो, और इसके अलावा इन्होंने वहीं पे ही अनाउंस कर दिया अपने अगले म्यूजिक एल्बम का।
I would love to tell you this is the happiest moment of my life, she told the crowd, but said the feels this happy when she creates music and plays shows. काम तो सच में ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि आपको करते हुए ना उसमें मजा आने लग जाए, और ना भी आए तो आप कम से कम उस चीज को एंजॉय करिए। आप कोई चीज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा वायर्ड होता है ना कि हमें वो हल्की सी भी हमारे शरीर को तकलीफ होती है तो हमें जो है उस काम को करने से रेजिस्ट करने लग जाता है कि छोड़ो जाने दो। उठना है सुबह सुबह हमें उठ के पढ़ना है, अरे छोड़ो ना जाने दो, क्योंकि हमारे शरीर को तकलीफ होगी तो वो हमारे दिमाग को जो है तुरंत ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो हमारा दिमाग कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उठ लेना, रहने दो। तो हमारा शरीर ही ऐसा, हमारा दिमाग ही ऐसा वायर्ड है, ईश्वर ने हमें बनाया ही इस तरीके से कि हम सारी परेशानियों से अपने शरीर को दूर रखें। आग होगी तो अचानक से आप आग से हाथ हटा लेंगे, अपने आप से ही वायर्ड है वो चीज़ें। तो हमें इससे थोड़ा सा कुछ करने के लिए रेजिस्ट करना पड़ता है अपने आप को। और बिली आइलिश, इनको मिला हुआ है वन सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर राइटिंग द बारबी हिट। आपने बारबी मूवी देखी होगी, जिसने भी देखी हो भाई, वो भी मूवी गजब की है। बारबी मूवी के बारे में है कि वो मूवी को बनाने में जितना पैसा लगा है उससे ज़्यादा पैसा उसके जो है एडवर्टीजमेंट में लगाया गया है। लेकिन मूवी है बहुत अच्छी, और एक फीमेल राइटर की लिखी हुई ये मूवी है बारबी, और इसका गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, व्हाट वॉज आई मेड फॉर, व्हाट वॉज आई मेड फॉर। चलिए दोस्तों, एंड हर न्यू एल्बम द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट, टेलर स्विफ्ट का आने वाला नया एल्बम है जिसका उन्होंने बता दिया कि हमारा अगला एल्बम कौन सा आ रहा है, द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट। देखिए हो सकता है इसके लिए भी उनको जो है ग्रैमी मिल जाए दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हुए हमें भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेशन तो लेकर के आना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द नाइट्स बिगेस्ट अवार्ड रिकॉर्ड फॉर द ईयर, माइली साइरस को मिला है फ्लावर के लिए। माइली साइरस को मिला है फ्लावर के लिए, बिली आइलिश को मिला है बारबी मूवी के गाने व्हाट वाज आई मेड फॉर। और एक और चीज हुई है, वो क्या हुई है, कैरोल जी मेड ग्रैमी हिस्ट्री, ग्रैमी में हिस्ट्री बनाई उन्होंने किस बात की, ऑन संडे बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल परफॉर्मर टू विन बेस्ट म्यूजिक अर्बाना एल्बम फॉर हर ब्लॉकबस्टर मनाना सेरा बोनितो, मनाना सेरा बोनितो के लिए, इनको परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। चलिए आगे चल लेते हैं, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं, और भी काफ़ी न्यूज़ है हमारे पास में। न्यूज़ क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ पोल इंसिडेंट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चंडीगढ़ में मेयर्स का इलेक्शन हुआ था, और वहाँ पे देखा गया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो, वहाँ पे कैमरा लगा ही होता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे जब सारे वोट के रिजल्ट आए, सारी वोटिंग की वो आई उनके पास, तो वहाँ पे बैठ करके वो कुछ कुछ उसके ऊपर जो बैलेट था उसके ऊपर वो स्याही लगाता हुआ दिखा, और स्याही लगा करके उसने बाद में ही अनाउंस किया कि कितने लोग जीते कितने लोग नहीं। तो बाद में उसने उसमें से 8 जो है बैलेट पेपर को जो है खराब घोषित कर दिया कि ये जो है इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे जो अदर पार्टी थी वो हार गई, और The Supreme Court gave the BJP victory in the चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस अ जॉल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो चंडीगढ़ का मेयरल इलेक्शन हुआ है जिसमें बीजेपी जीती है, फिर उसको कहा है कि ये फिर से करवाया जाना चाहिए। और आगे इन्होंने कहा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वहां पे उसको जो है क्या, उसको दंड दिया जाना चाहिए। और ये डेमोक्रेसी का एक तरीके का मजाक था। आप जानते हैं हमारी डेमोक्रेसी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, और बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो है प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था। तब से उसने जो है कुछ कुछ चीज़ों को वो काउंट करता जाता है कि ये चीज़ें हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है जिनसे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो इसी के साथ में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। बाकी जो एक न्यूज़ थी जो जाननी चाहिए हमें वो मैंने आपको बता दी। पहले पेज की न्यूज़ थी, चंडीगढ़ में मेयर का जो इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे छेड़छाड़ करी उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो वहाँ पे इलेक्शन करवा रहे थे। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीबीएसई अर्जेस स्कूल टू प्रिपेयर फॉर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रोल आउट। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया था गवर्नमेंट ने, उसको जो है रोल आउट करने के लिए सीबीएसई ने अपने सारे स्कूल्स को बोल दिया है कि अब आप जो है एक तरीके से सैम्पलिंग करना स्टार्ट कर दो, जिससे आगे आने वाले 2024-25 वाले
हमारे सेशन में हम इसको प्रॉपर तरीके से लागू करवा दें। तो यहाँ पे बात क्या कही जा रही है दोस्तों की जैसे अभी के लिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल सीबीएसई के कैरिकुलम में, 9th से लेके 12th के जो 9th के बच्चे होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, 3 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 बेसिक सब्जेक्ट्स में मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस होता है और इनको पास करना होता है, मतलब स्टूडेंट्स को मिनिमम इन सारे सब्जेक्ट को पास करना होता है। और इसके पास के लिए टू पास द क्लास नियरली 1050, एक सेकंड दोस्तों, 1050 आवर्स आर अलॉटेड टू 5 कंपलसरी सब्जेक्ट। इन 5 कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए 1050 घंटे अलॉट किए गए हैं कि जिससे इतने में पढ़ के मतलब टीचर्स पढ़ा दें और बच्चे पढ़ लें और फिर उसको जो है एग्जाम उनका हो जाए। इन ऑर्डर टू एड टीचर्स टू इम्प्लीमेंट द क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो टीचर्स हैं उनको इसमें जो है सहायता देने के लिए 150 घंटे एडिशनल दिए गए हैं कि टीचर भी उन चीज़ों को देखे, पढ़े, समझे और उसको जो है लागू करवाए। तो 150 घंटे टीचर्स को अलग से दिया गया है असेसमेंट वगैरह करने के लिए। और बात क्या है दोस्तों की फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, आर्ट एजुकेशन एंड स्किल रिलेटेड सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें अलग से उनको देखने और उसका असेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो है सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने 150 घंटे एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो इसके साथ में हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है ये क्या है। बाकी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये कैसे काम करता है और ये क्या क्या चीज़ें इसमें दोस्तों। और अभी के लिए जैसे सीबीएसई ने बोल दिया कि अब हम आगे से मिनिमम 10 सब्जेक्ट लाएंगे जिसमें जो है बच्चों को पास करना होगा। जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है एक तरीके से क्रेडिट देने का तरीका है बच्चों को, जो मतलब कि लोअर क्लास से ही जो है उनको एक क्रेडिट दिया जाएगा और उनका एक तरीके से डिजी लॉकर बना दिया गया जिसमें उनके सारे ग्रेड्स को जो है उसमें रखा जाएगा, जिससे कल को वो बाहर वगैरह कहीं जाते हैं, कहीं भी कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो वहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज़ कर सके और उनका सही तरीके से असेसमेंट किया जा सके। तो इसके लिए हमारी जो है गवर्नमेंट लेकर के आई थी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पॉलिसी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है। इसे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है कि स्कूली शिक्षा को इसमें जोड़ा जाएगा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक कोई शिक्षा, आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हो उसका भी, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एजुकेशन लेते हो आप, वो सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठा करके एज अ क्रेडिट दिया जाएगा आपको। इसके अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष को किसी छात्र द्वारा उपयोग किए गए घंटों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाएगा और इसी आधार पर शैक्षणिक वर्ष के अंत में इन्हें क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। ये बात क्या कही जा रही है कि इसके अनुसार क्या किया जाए, शैक्षणिक वर्ष को किसी छात्र द्वारा उपयोग किए गए घंटों के संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाएगा कि इतने घंटे में जो है इस वर्ष में इतने घंटे जो है बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए और इसी के आधार पर शैक्षणिक वर्ष के अंत में इन्हें क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, कितने घंटे की क्लास कितने बच्चे ने पढ़ी है। प्रावधान इसमें क्या गया, शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों को ही एक साथ में ला करके जो है ये क्रेडिट देने की जो है शुरुआत कर रही है हमारी गवर्नमेंट। शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा महत्व दिया जाता है तथा यह NCRF नेशनल क्रेडिट जो क्रेडिट पॉलिसी हमारी द्वारा प्रदान की जाती है, NCRF द्वारा प्रदान की जाती है। नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NS, इसके 3 आयाम हैं। 3 आयाम कौन कौन से हैं हमारे NCRF के नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के दोस्तों 3 आयाम है। 3 आयाम कौन कौन से हैं, नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSEQF, नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दूसरा है आपका नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तीसरा है आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये 3 इसके आयाम हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, और इसका क्रेडिट स्तर क्या है। NCRF में स्तर 1 से 8 तक इस ढांचे के भीतर कई स्तरों का प्रस्ताव दिया गया है। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद प्राप्त किया जा सकने वाला क्रेडिट स्तर यानी ग्रेड 5वें स्तर 1 होगा, 5वें स्तर पे 1 ग्रेड मिलेगा, 8वें स्तर पर 2 मिलेगा, 10वें में आपको 3 मिलेगा और 12वें स्तर पर आपको 4 मिलेगा। उसके साथ ही उच्च शिक्षा क्रेडिट स्तर
4.5 से स्तर 8 तक होगी। ठीक है दोस्तों, और स्कूली शिक्षा के लिए एनसीआरएफ क्रेडिट स्तर 4 तक है स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, जो स्कूल में पढ़ेंगे इससे नीचे के स्तर पे। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 1 से 8 तक की जो है क्रेडिट रेटिंग दी गई है, किसके बीच में जो है बच्चा जब कोई व्यावसायिक शिक्षा लेगा तो उसको इतने से इतने के बीच में उसको क्रेडिट दी जाएगी या ग्रेड दिया जाएगा, जिससे कि पता लगेगा बच्चे का लेवल क्या है। और कल को कहीं पे अगर वो अप्लाई करता है तो डायरेक्टली यहीं से ही देख करके उसका असेसमेंट किया जा सके आराम से। क्रेडिट के असाइनमेंट के लिए कुल नेशनल लर्निंग अवार्ड इन ईयर, नेशनल लर्निंग आवर्स नोशनल लर्निंग आवर्स इन ईयर 1200 घंटे होंगे। मतलब कि टोटल जो है साल में जो भी पढ़ाई होगी वो 1200 घंटे की होनी चाहिए क्रेडिट असाइनमेंट के लिए। अगर कोई आपको क्रेडिट लेना है, आपको जो है ग्रेड में आना है, तो आपको कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। महीने के प्रति सेमेस्टर में 20 क्रेडिट के साथ प्रत्येक वर्ष 1200 क्रेडिट घंटे सीखने के लिए न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। सांकेतिक घंटे उस समय को संदर्भित करते हैं जो औसत छात्र को सभी कक्षाओं में भाग लेने, परीक्षणों के लिए अध्ययन करने और असाइनमेंट द्वारा तथा होमवर्क करने की आवश्यकता होगी। संपूर्ण स्कूली शिक्षा अवधि के दौरान एक छात्र द्वारा कुल 160 क्रेडिट अर्जित होंगे। 3 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंत तक छात्र 120 क्रेडिट अर्जित कर चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने क्रेडिट को बढ़ाइए, कल के लिए आपको काम आएगी। और इन सबको आप डिजी लॉकर में रखवा दीजिए। जब कोई छात्र पीएचडी को पूरा कर लेता है पीएचडी के लिए, तो अर्जित क्रेडिट 320 होगा। जाहिर सी बात है, कोई पीएचडी कर रहा है दोस्तों तो कितने बड़े लेवल की जो है पढ़ाई कर रहा है, तो 320 क्रेडिट होगा उसका। 320 क्रेडिट होगा। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्रों को ओलंपियाड, साइंस क्विज, इंटर्नशिप और नौकरी करने के लिए क्रेडिट भी मिलेगा। आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने उसके अलावा कितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या कहीं पे आपने जॉब की है। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते कॉलेज में तो साथ में कहीं मैकडोनल्ड में जॉब कर लिया, कहीं पे जोमेटो वगैरह में जॉब कर लिया, या कहीं पे पार्ट टाइम कुछ जॉब कर लिया, तो उसका भी उनको क्रेडिट देगी गवर्नमेंट। ठीक है, और अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे जाकर के नौकरी लेने में लोगों को फिर इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बच्चे पहले से ही जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उसका जो है उनको फायदा मिलेगा आगे फ्यूचर में जाकर के। आधार सक्षम छात्र पंजीकरण, इसके लिए क्या क्या है? आधार सक्षम छात्र पंजीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, आधार जो है सक्षम होगा, आधार इनेबल्ड होगा। छात्र पंजीकरण के बाद एक शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एबीसी शैक्षणिक क्रेडिट बैंक, एजुकेशनल बैंक फॉर क्रेडिट खाता खोला जाएगा एबीसी में। डिग्री और क्रेडिट की राशि उन खातों में जमा होगी। डिजी लॉकर की तर्ज पर एक नॉलेज लॉकर भी होगा। क्या होगा दोस्तों? जैसे डिजी लॉकर में हम सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वैसे बनाएगी गवर्नमेंट एक नॉलेज लॉकर जिसमें इन सारे क्रेडिट्स वगैरह को रखा जाएगा। तो अगले आर्टिकल पे चलते हैं, हम देखते हैं कि यूपी का बजट है। मंथ्स बिफोर लोकसभा पोल, लॉर्ड राम लूम्स लार्ज इन यूपीज 7.36 लाख करोड़ बजट। यूपी का बजट है 7.36 लाख करोड़ का दोस्तों। और इसमें इन्होंने राम जी को डिवोट किया हुआ है, इस बजट को पूरा का पूरा योगी जी ने। और इसमें क्या क्या हाईलाइट्स है मैं बस आपको वो बता देती हूँ। और इन्होंने क्या कहा है? लॉर्ड रामा वॉज एट द सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश 7.36 लाख करोड़ बजट प्रेजेंट ऑन मंडे। फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। ठीक है। स्टार्टेड बजट स्पीच विद वर्ड्स फ्रॉम द एपिक रामचरितमानस से इन्होंने एक जो है श्लोक से स्टार्ट किया। वहां पे 70 मिनट का इनका स्पीच चला था और लोक मंगल के नाम से ही इस बजट को रखा गया है, जिससे कि राम राज्य की स्थापना हो सके। ऐसा ही कुछ इनका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें। हाईलाइट्स फ्रॉम द 7.36 लाख करोड़, ये है 7.36 लाख करोड़ का बजट है पूरा। अप 6.6% फ्रॉम लास्ट ईयर्स बजट ऑफ 6.90 लाख करोड़।
ये पहले का 6.9 लाख करोड़ था, उससे जो है 6.6% की इस बारी बढ़ोतरी की गई है बजट में, जो कि अब 7.36 लाख करोड़ का हो गया है। और आगे 24,863.57 करोड़ किसके लिए है, वर्थ ऑफ न्यू स्कीम्स अनाउंस्ड, कुछ नई स्कीम जो अनाउंस की गई है उसके लिए 24,863, मतलब 25,000 के आसपास, 25,000 करोड़ के आसपास इन्होंने न्यू स्कीम्स के लिए अनाउंस किया है। अगला 1,000 करोड़ फॉर यूथ सेटअप माइक्रो इंडस्ट्रीज, यूथ टू सेट अप माइक्रो इंडस्ट्री, जो यूथ जो युवा लोग हैं वो जो माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाएंगे उसके लिए सहायता के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो आप लोग भी, जो भी यूपी वाले लोग हैं वो जल्दी जल्दी से इंडस्ट्री वगैरह लगाए और यहाँ से जाकर के जो है कुछ फंड प्राप्त करें दोस्तों। और 2600 करोड़ फॉर महाकुंभ 2025 में होने वाला है महाकुंभ, जो कि कहाँ पे लगता है आपका प्रयागराज में, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, वहीं पे महाकुंभ लगेगा। इसके पहले लगभग 12 साल में लगता है, तो इसके पहले भी 2011 या 12 में लगा हुआ था दोस्तों। और फिर से ये महाकुंभ लगेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 2600 करोड़ का जो है बजट इन्होंने रखा है महाकुंभ के लिए। आगे एजुकेशन पे इन्होंने काफी ज्यादा बजट एलोकेट किया, 1,000 करोड़ फॉर मेक ओवर ऑफ प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल, जो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके जो है मेक ओवर के लिए, उसमें जो है सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे हैं। और 1,000 करोड़ रखा है टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री स्वेटर, बच्चों के लिए जो देते हैं फ्री स्वेटर, शूज एंड बैग्स टू अराउंड 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8, 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए स्वेटर हो गया, शूज हो गया और बैग हो गया, 2 करोड़ लगभग बच्चों को जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 1,000 करोड़ का और बजट जो है एलोकेट किया हुआ है एजुकेशन में। अगला है आपका 4,000 करोड़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट दिए जाएंगे, स्मार्टफोन टू स्टूडेंट्स, टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी पढ़ लो, आप लोगों को भी टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाला है, सारे यूपी वालों को जिनके पास नहीं है अभी। 4,000 करोड़ इसी के लिए ही रखा गया है, तो सबको मिलने वाला है, खुश हो जाओ इस बात से। 255 करोड़ टू हेल्प enroll over 2 lakh children from disadvantaged group and economically weaker section in primary schools। 255 करोड़ इन्होंने रखा है जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, जो पिछड़े ग्रुप है, जिनके पास जो है उतनी जो है आर्थिक उपलब्धि नहीं है, और जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए उन्होंने रखा है 255 करोड़ का, लगभग 2 लाख चिल्ड्रन जिससे जो है लाभित होंगे, उनको लाभ मिलेगा 2 लाख चिल्ड्रंस को। अगला है आपका अदर हाईलाइट्स, इसमें क्या क्या है, 1,150 करोड़ फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1,150 करोड़ एलोकेट किया है। 150 करोड़ जो है एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट इन अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसको जो है बढ़ाने के लिए 150 करोड़ वहां के लिए एलोकेट किया हुआ है। 2,057 करोड़ फॉर गंगा एक्सप्रेस वे के लिए किया है। 955 करोड़ किया है इन्होंने स्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए 952 करोड़ है। और 195 करोड़ किया गया है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूपी में। 450 करोड़ जो है किया गया है एग्री रिलेटेड स्कीम्स के लिए, जो हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित स्कीम्स है उसके लिए 460 करोड़ किया गया है। तो आप लोगों का दोस्तों यूपी का एग्जाम नजदीक है, आरओ का हो चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, तो इसलिए जो है यहाँ का बजट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको जो मेन चीजें थी वो अभी बता दी है। और जो है अपोजिशन पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, सपा बसपा ने फिर इसका क्रिटिसिज्म की भी किया है कि जो है यहाँ पे SC STs और इन सब के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं एकदम से उनके लिए कुछ भी ऐसा ज़्यादा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 90% जो है 90% स्टेट पॉपुलेशन के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया इस बजट में। द बजट इज डेडिकेटेड टू फेथ, अंत्योदय एंड इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आर्टिकल भी कई दिनों से न्यूज़ में निकला हुआ है। हायर ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत लीड्स टू बेटर हेल्थ आउटकम्स। यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि जो हमारे पंचायत है, पंचायती राज सिस्टम है जो हमारा, वहाँ पे अगर उनको जितनी इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या है, हेल्थ के आउटकम्स ज़्यादा अच्छे देखे गए हैं। जितने ही आर्थिक रूप से वे सशक्त हैं उतने ही वहाँ पे जो स्वास्थ्य का आंकड़ा है वो बहुत अच्छा देखा गया है उन्होंने स्टेट्स में। यहाँ पे डेटा निकला RBI का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की रिपोर्ट पे आधारित है। उसमें क्या बात कही गई कि द डेटा पॉइंट पब्लिश ऑन, उसमें बात क्या कही है कि जो पंचायत की, जो हमारे ग्राम पंचायत है उनकी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 1% उनके जो है टैक्स से आती है। जो अपने वो ग्राम लेवल पे जो टैक्स लगाते हैं उनकी सिर्फ 1% की जो है इनकम
उनके टैक्सेस से आती है, बाकी की बाकी वो डिपेंड होते हैं कहाँ पे, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, स्टेट के अनुदान के ऊपर और केंद्र सरकार के अनुदान के ऊपर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लेकिन जिन जिन स्टेट्स में उनकी सेल्फ रिलायंस ज़्यादा है आर्थिक रूप से, वो आत्मनिर्भर हैं जो जो पंचायत, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चों की मृत्यु दर है, पोस्ट नेटल केयर और प्री नेटल केयर, मतलब कि बच्चों के जन्म के पूर्व का जो केयर है, जन्म के पश्चात का जो केयर है, ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, आंकड़े जैसे ये दिए गए हैं कि अब ये है जैसे चंडीगढ़, केरला, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। यहाँ पे बात कही जा रही है कि यहाँ पे जो सेल्फ रिलायबिलिटी है पंचायत की वो अच्छी है। तो इसके साथ में यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है दोस्तों, वो जो है काफी कम है रादर देन छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और ओडिशा से, इन सारे स्टेट्स से, क्योंकि ये सेल्फ रिलायंस कम है, इनकी आत्मनिर्भरता कम है जो है, इसको लेकर के क्या कहते हैं, आय को लेकर के पंचायतों की। तो यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, बाकी इन स्टेट्स में शिशु मृत्यु दर काफी कम देखने को मिली है दोस्तों। हेल्थ एंड सैनिटेशन स्कोर, इनका हेल्थ और सैनिटेशन स्कोर जिनका जितना हाई है उतना ही कम उनका जो है दोस्तों ये है, क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। और दूसरा चार्ट क्या है, अक्रॉस स्टेट, उत्तराखंड डिवोल्यूशन इंडेक्स। डिवोल्यूशन इंडेक्स क्या कहता है कि जितना ज्यादा जिनके पास इनकम है, जितना हस्तांतरित होती है, जितनी ज्यादा पंचायतों के पंचायतों के पास जो है स्टेट से, सॉरी दोस्तों, राज्य से जितना अनुदान उनको जो है ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित होता है, जिन राज्यों में जितना ज्यादा अनुदान उनको मिल जाता है, जितना ज्यादा उनको पास पैसे आ जाते हैं, तो वहां का जो डिवोल्यूशन इंडेक्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे उत्तराखंड, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, असम और पंजाब। बाकी यहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका भी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज शॉर्टफॉल ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज अक्रॉस स्टेट, द डार्कर द ब्लू द हायर द शॉर्टफॉल। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज जो है कहाँ कहाँ पे जो है कम है, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज की जो है सुविधा काफी कम है, जैसे हो गया 50% की कमी है यहाँ पे, मतलब कि और ज्यादा लगाने की जरूरत है यूपी में। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का एरिया दिखाई दे रहा है 74% का, उसके बाद आपका ओडिशा का हो गया दोस्तों, ठीक है, 47% आपका हो गया बिहार का, ठीक है, ये हो गया आपका एमपी का 46%, आपका महाराष्ट्र का 21%, तेलंगाना का 12% हो गया, ठीक है दोस्तों, और आपका ये उत्तराखंड का 3% हो गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी ब्लू ब्लू है, तो आपका ये पंजाब हरियाणा भी देख लीजिए, यहाँ पे भी जो है काफी ज्यादा कमी है हेल्थ केयर वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, और इसी के ही साथ में ये कल का चार्ट था जो मैंने आपको, मैं सोचा ये भी दिखा दूं मैं। पंचायत अर्न ओनली 1% ऑफ देयर रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस के माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ 1% ही वो रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है बाकी ग्रांट, देखिए स्पेशली 80% ऑफ द रेवेन्यू वॉज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 80% रेवेन्यू उनको कहाँ से मिलता है, अभी जो एवरेज ऑन एन एवरेज डेटा है उसके हिसाब से 80% मिल रहा है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से, 15% ही उनको मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, और उसमें भी सिर्फ 1% वो खुद से कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे वो क्या क्या करते हैं, जो पंचायत हैं, पंचायत एक्ट्स ऑन 3 लेवल, ग्राम सभा, 3 लेवल के हमारे पंचायती सिस्टम होते हैं, जो हमारे स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं गांव के लेवल पे, ग्राम सभा हो गई, पंचायत समिति होती है दूसरे नंबर की, तीसरी होती है आपकी जिला परिषद। कौन कौन सी, ग्राम सभा, दूसरी वाली हो गई पंचायत समिति, तीसरी आपकी जिला परिषद। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी ऑफ टास्क इन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, क्या क्या काम करते हैं ये क्या क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का काम, रूरल हाउसिंग, जो आवास वगैरह का काम होता है वो करते हैं ये, वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन का काम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ग्रामीण जो है बिजली का काम होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। इन सम केसेस जिला परिषद आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्कूल्स,
कहीं कहीं पे जो है जो जिला परिषद होती है वो स्कूल को भी मेंटेन करने का काम देखती है, हॉस्पिटल्स को भी, डिस्पेंसरीज को भी और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो देखने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे जो अगला आर्टिकल जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि उनके पास इनकम कम होने की वजह से वो सेल्फ रिलायंस जब ज़्यादा होते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दी। ये आरबीआई की तरफ से ये जो है जारी किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के कुछ रिपोर्ट्स पे आधारित है। द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर 2023-22-23। ठीक है दोस्तों, दैट urges that one of the ways forward is to promote greater decentralization and empower local leaders and officials। इन्होंने बात कही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लेवल पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करो और जो है जो इकोनॉमी है, जो अर्थ है, जो पैसा है, उसका भी डिसेंट्रलाइजेशन आप करो, तो इससे जो है ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बाकी ये चार्ट है, आप चार्ट देख लीजिएगा, इसको भी पूरा डिस्कस करने में हमारे पास और भी आर्टिकल्स है दोस्तों, हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बिल टू चेक चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स इंट्रोड्यूस्ड। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है, ना ही किसी से करवानी है, क्योंकि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बिल लेके आ गई है। बिल क्या है आपका? द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर लीकेजेस ऑफ क्वेश्चंस पेपर और आंसर की इसमें मेंशन किया गया है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट इन एनी मैनर, आपने किसी भी कैंडिडेट को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जो है सहायता पहुंचाई है, या फिर आपने जो है आंसर की या क्वेश्चन पेपर के साथ में कोई छेड़छाड़ की है, उसको लीक करवाया है, और उसके आगे assisting the candidate in any manner authorizedly in the public examination and tampering with the कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में आपने कोई छेड़छाड़ की है, और कंप्यूटर सिस्टम के साथ में एज ऑफेंसेस डन बाय अ पर्सन ग्रुप और पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस, चाहे किसी इंस्टीट्यूट ने किया हो, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल ने, लोगों ने मिलकर किया हो, चाहे किसी एक बंदे ने किया हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस बिल के अंतर्गत आएंगी। और तो और आपको सजा क्या मिलेगी? सजा मिलेगी आपको 3 मिनिमम, कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है, मतलब आप पकड़े गए तो 3 साल तो जेल में बैठना ही बैठना है, और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है दोस्तों। एग्जाम तो निकला नहीं और 1 करोड़ का जुर्माना देने के लिए हम बैठ गए। तो ध्यान रखना है, बिना चीटिंग किए मेहनत से एग्जाम को पास करना है। जब आप मेहनत से कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है दोस्तों। ठीक है, तो हमें तो वैसे भी चीटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे इस बिल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये बिल को पेश किया गया है लोकसभा में। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस दैट डाइड इन द लास्ट 5 ईयर, 555 एशियाई शेर जो हैं हमारे, वो उनकी मृत्यु हो गई है पिछले 5 सालों में, 555। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट अश्विनी कुमार, ये किनके अंडर में आती है हमारी ये लाइन्स वगैरह को देखनी? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और हमारे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी कुमार चौबे इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट दैट 113 लायंस, 113 लायन डाइड इन 2019 में 113 लायन मरे थे, 2020 में 124 मरे हैं, 2021 में 105 मरे हैं, 2022 में 110 मरे हैं, 2023 में अभी पिछली बारी जो है 103 मरे हुए हैं। ठीक है, तो सब मिला के 555 मर चुके हैं अभी तक। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जो है उनमें भी पाया गया था कि उनमें भी कोविड फैल गया शेरों में, तो इसको भी लेकर के काफी ज्यादा चिंताएं चल रही थी। और कैनाइन डिस्टेम्पर्ड वायरस के बारे में आपने सुना रहा होगा, जो कि शेरों में फैल रही थी उस टाइम पे। गुजरात गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, और आप यहाँ से उसका प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि हम पूरे एशियाटिक लाइन के बारे में और विस्तार से देख लेंगे, जिससे कि आगे भी अगर कोई प्रश्न आता है तो वो ना छूटे। गुजरात गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। एशियाई शेरों के लिए गुजरात का गिर फॉरेस्ट
एकमात्र जो है प्राकृतिक आवास है शेरों का, एशियाटिक शेरों का। आगे इसमें हम देखते हैं एशियाई शेर, जिसे फारसी शेर, इनको हम क्या कहते हैं, इसको फारसी शेर भी कहते हैं दोस्तों। फारसी शेर या इनको भारतीय शेर, इनके 3 नाम है देखिए, एशियाई शेर, फारसी शेर, भारतीय शेर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका। देखिए इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे पूछ लिया और वहां पे पैंथर का नाम दे दिया तो हमें तुरंत लगेगा कि ये पैंथर का ही साइंटिफिक नेम है, लेकिन ये है लायन का नेम। लियो से आप समझ लीजिए, पैंथेरा लियो पर्सिका उप प्रजाति का सदस्य, जो कि मूलतः भारत तक सीमित है। ये भारत तक ही सीमित है दोस्तों। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जो अफ्रीकी शेर हैं उनसे थोड़ा छोटे होते हैं हमारे एशियाई शेर। और आपने चीतों के बारे में भी सुना होगा, जो अफ्रीकी चीते होते हैं उनका थोड़ा डीलोल ज़्यादा बड़ा होता है हमारे एशियन चीतों की अपेक्षा, और जो हमारे कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। एशियाई शेरों में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रूपात्मक विशेषता यह है कि उनके पेट की त्वचा पर विशिष्ट लंबवत फोल्ड होते हैं। उनके पेट पे, जो एशियन लायंस होते हैं उनके पेट पे आप देखेंगे कि एक जो है लाइन होती है, ये लाइन जो है जो अफ्रीकन शेर है उसमें बहुत रेयर देखने को मिलेगी, नहीं के बराबर, मतलब नहीं मिलती है। एशियाई शेर एक समय में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य भारत के पारिस्थितिकी पर्यावास में पाए जाते थे। यहाँ पे भी पाए जाते हैं, अब नहीं पाए जाते दोस्तों। वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। गिर नेशनल पार्क भी है और गिर क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी याद रखना है। गुजरात वन विभाग ने 2020 में गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि दर्ज की थी। 2022 में वृद्धि दर्ज की गई थी। इन शेरों को प्राकृतिक आपदा, इनके मतलब कि कम होने या इनकी संख्या, इनके विलुप्त होने का कारण क्या है, एक तो प्राकृतिक आपदा हो गई, दूसरा अवैध शिकार कर लेते हैं लोग, मानव पशु संघर्ष, मतलब इनके आवास का विनाश हो गया, लोग धीरे धीरे अपना घर वर बढ़ाने लग गए और वहां पे अब जो है जंगलों को भी लोगों ने वहां पे भी घर में तब्दील कर दिया, तो इनके रहने की जगह कम पड़ेगी, तो ह्यूमन और जो है लायन का कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट में मरेगा कौन, जानवर ही मरता है दोस्तों, ठीक है। संरक्षण की स्थिति क्या है इनकी, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय है, ठीक है दोस्तों। रेड लिस्ट में क्या है, आईयूसीएन की लुप्त प्राय है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, परिशिष्ट 1 में है, और हमारा जो WPA है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसमें अनुसूची 1 में आते हैं, अनुसूची 1 में आते हैं। आपको बताना है हमारे टाइगर्स, जो हमारे एलिफेंट है, और जो हमारे राइनो है, और जो चीते हैं, वो हमारे WPA 1972 की अनुसूची किस में आते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला आर्टिकल जो है, ये एक साइंटिस्ट थे जापान के, उन्होंने एक रिसर्च क्या करी, फ्लाइज के ऊपर, जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं, उन फ्रूट फ्लाइज के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया हुआ है कि उनमें फियर को देखने के लिए कि फ्रूट फ्लाइज में फियर कैसे आता है। बात क्या है, द साइंटिस्ट इन जापान हु स्केयर्ड लैबोरेटरी फ्लाइज टू अंडरस्टैंड फियर को समझने के लिए, भय को समझने के लिए कि इंसान में भय कैसे काम करता है, इसके लिए उन्होंने एक फ्लाई को जो है, जो फ्रूट फ्लाई होती है, आप समझ लिए मक्खी होती है, जो फलों वाली मक्खी होती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, जो है ऐसे एक वो बनाया जिसमें ऐसे बल्ब लगाए छोटे छोटे करके, जो है वहां पे स्क्रीन्स लगाए, पूरा एक वो बना करके, और उसके अंदर ही ये मक्खी को फिर बाद में उन्होंने डाला, रखा वहां पे, और उन स्क्रीन्स पे उन्होंने जो है कुछ हॉरर मूवी चलाई, भूतिया फिल्में चलाई वहां पे, कि देखते हैं कि ये मक्खियां जो है डरती हैं कि नहीं डरती हैं। तो बाद में उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मक्खियों में काम करते हैं, और उन्होंने पाया कि जो है वो डरती हैं उन चीज़ों से, और वो अपने आप को वहां से, उन मक्खियों ने उस स्क्रीन की तरफ ना जा करके उन्होंने वहां से अपने आप को हटा लिया, और उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा था उसमें कि हल्का सा कुछ ऐसे वेंट सा था, निकास का रास्ता था पतला सा, जिससे हल्की हल्की हवा दे रहे थे वो मक्खियों को, और साइड में जो है पूरी भूतिया मूवी चला रखी, जैसा आप लोग देखते हैं कि जब कोई भूत आता है तो हवाएं चलने लग जाती हैं और सारी चीज़ें हो जाती है, तो वैसा कुछ माहौल बनाया था उन्होंने इन फ्लाइज के लिए। और उन्होंने पाया कि ये भी जो है कुछ ऐसे इनके न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, जिनकी वजह से ये जो है अपने आप को उन चीज़ों से के पास में जाने से रेजिस्ट करती हैं। और दूसरी चीज़, जो म्यूटेटेड जो है फ्रूट फ्लाइज थी, उनमें वो चीज़ें नहीं पाई गई,
कुछ ऐसे कैल्शियम भी हैं जिनकी वजह से ये जो है जितना ज़्यादा कैल्शियम होता था उतना ज़्यादा जो है इनके अंदर उस डर की मात्रा ज़्यादा थी, और जितना ज़्यादा कम था जिनमें, उनमें उस डर की मात्रा ना के बराबर थी। तो इसके साथ में इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि ह्यूमंस के ऊपर जो जैसे कुछ लोगों को फोबिया होता है, किसी चीज़ का डर बैठ जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी के ऊपर भूत आ गया, भूत आना इन द सेंस इन लोगों के हिसाब से कि वो इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया है। अब वो चीज़ें उसको बार बार जो है हेलुसिनेशन आप कहिए, एक तरीके का हेलुसिनेशन होने लग जाता है। कोई चीज़ ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने एकदम से सही सही सी आ रही है, एकदम से एग्जैक्टली सामने ही है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है उनके ब्रेन के किन जो है न्यूरॉन्स और किन किन जो है हॉर्मोन्स के माध्यम से काम करती है। तो यहाँ पे ये रिसर्च करने की इन्होंने कोशिश करी है, और बाद में इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा आगे, तो देखेंगे कि आगे ह्यूमंस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दिया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, करना ही पड़ेगा आप लोगों को लेकिन नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी कर भी नहीं सकती हूँ, बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा बल देने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए, और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही एहसान आप लोगों का। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हम डेली बेसिस पे यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ डेली बेसिस पे द हिंदू जो भी करंट अफेयर्स है हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपको कहीं भागना ना पड़े। साथ में आप देखेंगे हमारे चैनल पे और भी चीज़ें आ रही हैं। आपका आर का एग्जाम नज़दीक है, तो हम PYQ वगैरह भी लाने की सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ख़त्म करवा दिया जाए। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इसी के साथ में। और हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है NCERT का, क्लास 6 से लेकर के 12 तक का है, तो आप जाइए हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाइए। यहाँ पे आपको ये QR कोड दिख रहा है, प्ले स्टोर में जाकर के आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। द नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल करके आपको जो है हमारे चैनल का नाम मिलेगा, ऐप का नाम मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ से QR कोड को स्कैन कर लीजिए और आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे RO का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 60 टेस्ट आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ के, और मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, और आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। और दोस्तों अगर आप 30 टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको ये 51 में ही मिल जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ में इजाज़त दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारा मोराल बूस्ट करिए, खाते पीते मज़े में रहिए। हमारे नोटबुक IAS को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।